हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 केमिस्ट्री के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है जो कि फ्रेंड्स इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने के सामने बन रहे हैं। दोस्तों मैंने एनसीईआरटी बुक से सारा सवाल निकाला हूं और उसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ये सारा जो लैंग्वेज मैं अपने मन से जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एनसीईआरटी बुक का जो लैंग्वेज होता है बहुत टेढ़ा रहता है, ये बुक का बहुत डिफिनेशन टेढ़ा होता है, तो याद करने बच्चों को परेशानी होता है। तो मैंने ना अपने लैंग्वेज में आसानी से बनाया हूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। यहाँ मैं 9-10 सवाल को लिया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल देखिए तो मैं सब बता दूं, इंस्ट्रक्शन दे दूं कि जो मैं सवाल जो लिया हूं ना, ये फर्स्ट चैप्टर का है। यहाँ जो सवाल इस वीडियो में लिया जाएगा ना, वो पहला चैप्टर जो आपका सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, उसका लिया गया है, ठीक है। ऐसे करके ना हम लोग चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को कवर कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम लोग एग्जाम में आसानी से सवाल पकड़ में आ जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो रैंडमली लेने से अच्छा है कि चैप्टर वाइज ले लेता हूं तो सही रहेगा, ठीक है। देखिए तो इस चैप्टर से इस वीडियो सवाल है वो आपके पूछने के सामने बन रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल हम पहला पढ़ते क्या करता है, बोल रहा है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं। आपको पता होगा कि जो एकक कोष्टिका जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, आध एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित कोष्टिका, है ना, ये बीसीसी, एफसीसी, एसीसी, बहुत सब टाइप होता है। उसमें पूछ रहा है कि एफसीसी क्या, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना, तो आपका फलक वाला ही पूछता है। तो इसका देखिए तो मतलब समझिए, तो फलक का मतलब क्या होता है, फेस, और केंद्रित का मतलब क्या होता है, सेंटर्ड, और कोष्टिका का मतलब सेल, मतलब एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल, इसका मतलब हो गया एफसीसी, इसको बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बोलता है दोस्तों, कि वैसा केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें जो क्रियास्थलीय ठोस के जो अवयव होते हैं, अवयव का मतलब जो एलिमेंट होते हैं, वो घन के कॉर्नर पे तो रहेंगे, घन के कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पे होगा, फलक के केंद्र पे। देखिए कोई तो क्रियास्थलीय जो ठोस होता है ना, उसके कैसा होता है, वो घनाकार माना जाता है। तो घनाकार में क्या होता है ना, उसके घन के कोना पे तो रहबे करता है, ये तो जनरल है। लेकिन फलक में क्या होता है ना, घन के फलक पे भी होता है। अब घन देखें, देखिए घन कैसा रहता है, घन इस तरीके का रहता है, घन के कॉर्नर पे तो रहेगा। तो कॉर्नर पे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल मतलब स्फीयर है, मतलब गोला है। गोला क्या दर्शाता है, गोला अवयव को दर्शाता है, ये परमाणु को दर्शाता है। तो यहाँ तो रहबे करेगा कोना पे सब जगह। साथ साथ क्या रहेगा ना, इस फलक, घन के 6 फलक होते हैं, है ना, 6 फेस होता है ना, घन में 6 फेस होता है, उस फलक के केंद्र पे भी होगा। मतलब कि एक ऊपर बीच में होगा, एक इस साइड होगा बीच में, एक इस साइड बीच में होगा, एक सामने बीच में होगा, एक नीचे बीच में होगा। इसको बोला जाता है एफसीसी, बोला जाता है इसको, क्या बोलता है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया। देखिए तो मैं क्वेश्चन लिखा हूं, एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहे, क्योंकि चीजों को ना, देखिए जो चीज आप ज्यादा टाइम दीजिएगा ना, वो चीज आपके साथ ज्यादा टाइम तक रहेगा। किसी चीज में कम टाइम देते हैं तो देखते हैं वो कम टाइम तक ही रहता है कोई भी चीज। तो जिस चीज में टाइम ज्यादा दीजिएगा आपको ज्यादा टाइम तक रहेगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि एक्सप्लेन करने से क्या होगा ना, आप गलती से भूल भी जाते हैं एग्जाम में, तो बना जुड़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए ऐसा समस्या, ठीक है। फिर आ जाए तो इसलिए बता रहा हूँ, आ जाए नहीं तब कहना। तो ये आपका डिफिनेशन बहुत आसानी है, जो कि बहुत अच्छा से लिखा गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर, अब तो इससे बोलेगा बच्चे के जो मन में कीड़ा बैठ गया ना, कि 2 नंबर का क्वेश्चन को 10 लाइन में लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा, नहीं, आपका सटीक आंसर रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी बोर्ड में ना अच्छे मार्क्स लाया हूँ, ठीक है। तो मेरी एक्सपीरियंस है कि ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं मिलता, सटीक एक्यूरेट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, घनीय निबिड़ संरचना जिसको बोलते हैं सीसीपी, तथा षटकोणीय निबिड़ संरचना जिसको बोलते हैं एचसीपी में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बताना। देखिए तो सीसीपी दोस्तों क्या होता है ना, इसके जो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होते हैं
वो एबीसी डॉट डॉट एबीसी डॉट एबीसी के रूप में रहते हैं। मतलब कि एक परमाणु रहेगा, फिर दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु, फिर एक क्रम के बाद क्या होगा, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि एक सीक्वेंस में रहता है। सीक्वेंस कैसा, एबीसी के रूप में, मतलब 3-3 के रूप में रहेगा, मतलब 3 गो अलग अलग परमाणु रहेगा, फिर उसका 3-3 अलग परमाणु रहेगा। तो ये जो आपका अरेंज बनता है ना, वो उसमें क्या करा, उसमें सीसीपी में होता है। ये क्या होता है, ये आपका सीसीपी में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो क्या होता है ना, इसमें 3-3 अलग अलग परमाणु थे ना, इसमें 2-2 अलग अलग परमाणु होंगे। इसमें क्या होगा, 2-2, मतलब एबी एबी के रूप में रहेगा ये। इसमें क्रिस्टलीय जो ठोस के अवयव होगा, अवयव का मतलब एलिमेंट, उसमें मतलब परमाणु, ठीक है। तो जो एलिमेंट होगा वो एबी डॉट डॉट एबी के रूप में रहेगा, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, इसकी जो संरचना होती है एफसीसी जैसा होती है, मतलब वही फलक केंद्रित एका कोष्ठक जैसा। लेकिन इसका जो संरचना होता है दोस्तों, वो एफसीसी जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एफसीसी जैसा इसका नहीं होता है। तीसरा नंबर, इसमें कणों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी एफसीसी संरचना होगा ना, वो एफसीसी में ना कणों की संख्या 4 ही होती है, समझे। अब वो एक 4 कैसे बता दिए हैं, तो मेरे पास सब चीज का प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है उस दवा को कहाँ पे देना है ना। मैं गलत जगह आपको दवा दे दूंगा ना तो आपको हानि कर देगा। तो बताता हूँ, क्योंकि आपको मन में आ रहा होगा कैसे 4 होता है। देखिए नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, 6 गो तो फलक पे होगा, घन गोला होगा। अब गोला का चूंकि आधा पार्ट ही ना पार्टिसिपेट करता है ना, तो 6 गो तो फलक पे हो गया और उसका आधा पार्टिसिपेट करता है, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और तो 8 गो क्या होता है, कोना पे होता है। 8 गो परमाणु कितना, 8 गो जो अवयव होता है कोना पे होता है। और 8 का दोस्तों ना मात्र 1/8वां भाग ही पार्टिसिपेट करता है एक घन को बनाने में। तो इस तरीके से दोनों को जोड़िएगा ना तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, टोटल 4 हो जाता है। इसलिए 4 क्या होता है ना, एफसीसी में टोटल कणों की संख्या होती है, समझे। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका 6 होता है, इसमें 6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग घनीय निबिड़ संरचना इसको सीसीपी बोलते हैं, और षटकोणीय निबिड़ संरचना इसको एचसीपी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या करता है, बोल रहा है कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल में फिर से आप पढ़िएगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएंगे। इससे मैं एक ऑब्जेक्टिव ऐसा माना जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम बोर्ड में 12th में, खासकर केमिस्ट्री में बहुत बार आता है। वो आता पता क्या, बोला जाता है कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष किस प्रकार का दोष है, बिंदु दोष या रेखीय दोष। तो बिंदु दोष, ये बिंदु आया कहां से, डिफिनेशन से आया। डिफिनेशन क्या बोलता है, वैसा बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टलीय आयनिक जो ठोस के धनायन होते हैं अपने मूल स्थान को छोड़ करके अंतरकाश में चले जाते हैं। अंतरकाश का मतलब इंटर स्पेस में चले जाते हैं। वैसा बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के धनायन अपने मूल स्थान, मतलब वो जहां पे था ना उसको छोड़ करके वो कहां चला जाएगा, इंटर स्पेस में चला जाएगा, अंतरकाश में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अब फ्रैंकल दोष किसके कारण आएगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिए होंगे चला जाएगा, तो ये आपका फ्रैंकल दोष आता है। किसमें होता है फ्रैंकल दोष, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एजीसीएल में, एजीबीआर में, एजीआई में, जेडएनएस में। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। अब शॉर्टकी दोष क्या होता है, देखिए शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट होना। शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट मतलब इसमें घन जो आयतन होता है, आयतन कम जाता है, मतलब है ना। शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट होना मतलब कम जाना, इसमें आयतन कम जाता है इसमें, ठीक है। इसमें तो वैसा बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टलीय आयनिक ठोस के धनायन तथा ऋणायन सामान्य संख्या क्या हो गए, विलुप्त हो गए। विलुप्त मतलब गायब हो गए। तो विलुप्त होने पे क्या होता है, ये शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी में शॉर्ट मतलब विलुप्त होना, गायब हो जाना, सीधे समझे, ट्रिकली याद करिए। ये किस में होता है, NaCl में, KCl में, CaCl में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि एग्जाम में आता है, बोला जाता है कि किसमें शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों उत्पन्न होते हैं। तो एकमात्र वो चीज है जिसमें दोनों होता है, वो है AgBr और AgCl। चलिए AgBr में शॉर्टकी दोष भी आ रहा है और फ्रैंकल दोष भी आ रहा है। तो ये आप डिफिनेशन याद रखिएगा, तो आपको यहाँ से बहुत सारे MCQ सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर बोल रहा है कि अपमिश्रण से क्या समझते हैं। अपमिश्रण का मतलब होता है डोपिंग।
और डोपिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना, है ना। आप लोग पढ़े, ये देखिए दोस्तों, ये सवाल है ना दोस्तों, ये सवाल है ना आपका क्लास 12 फिजिक्स में भी है, सेमीकंडक्टर में, और आपका केमिस्ट्री में भी है, दोनों में आपका। तो आप मिश्रण बोला जाता है कि किसी भी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध अर्धचालक में उचित मात्रा में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आप मिश्रण करते हैं। अब मिलाते क्यों, देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा चीज है ना कि अशुद्धि जब मिलाते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है, चालकता बढ़ जाता है। अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों किसी भी अशुद्धि को मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाने का एक हल का क्राइटेरिया होता है, उसमें कौन सा अशुद्धि मिलाया जाएगा, ठीक है। तभी ऐसा नहीं कुछ मिला दीजिएगा, मतलब अशुद्धि इम्प्योरिटी, तो इम्प्योर मिलाने से बढ़ जाएगा, नहीं। तो एक उचित उचित यहाँ से लिखा गया उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में, और उचित, उचित मतलब उसके अनुसार, तब क्या होता है, चालक की चालकता बढ़ जाती है, चालक की चालकता बढ़ जाती है। तो ये आपका इस सवाल है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। चलिए, ये तो हो गया आपका 4 सवाल है, और ये बचा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो चैप्टर नंबर 1 का, उसको देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपको इस चैप्टर का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर जो सवाल को बताया हूं ना, इस सवाल पे यदि पढ़ लेते तो मोस्टली सवाल आपको एग्जाम में इसी से आएंगे, ठीक है। तो अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो सवाल 5वां क्या बोलता है कि बिंदु दोष और रेखीय दोष को परिभाषित करें, ऐसे क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था, देखिए तो बिंदु दोष समझने से आपको इसको समझना है ना, तो अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल लीजिए, या तो आप प्रेयर वगैरह करते होंगे स्कूल में, तो आप देखते हो कि लाइन लगता है ना। तो बिंदु दोष में क्या होता है कि किस तरह जो ठोस का जो एक बिंदु होता है, या जो परमाणु का जो एक व्यवस्था होता है, आइडियल अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है ना, वो चेंज मतलब उसमें अनरेगुलरिटी आने लगता है, मतलब इरेगुलरिटी। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए क्लास में ना एक बेंच बाय बेंच बच्चा को बैठाया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम हो ना कि टीचर ने बोल दिया है कि देखो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, 1 से लेकर 4 बेंच तक ना जो ही बच्चा बैठा हुआ है वैसा ही बैठा रहेगा। कुछ देर बाद क्या होता है ना, एक बेंच वाला व्यक्ति क्या किया, उसमें से कोई एक व्यक्ति उठ गया और उठ के चला गया किसी और बेंच पे। तो क्या हुआ, जो सर आपके बोले थे कि बेंच पे ऐसा ही बैठना चाहिए, वो चीज को तो आप फॉलो किए नहीं, उसमें क्या कर दिए आप, उसमें आप इरेगुलरिटी ले आए, उसमें अनियमितता आ गया। तो जो अनियमितता, इरेगुलरिटी आता है ना, इसी को बोला जाता है बिंदु दोष। बिंदु मतलब एक पॉइंट, एक परमाणु, एक अणु, एक स्टूडेंट के कारण आया ना, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, बिंदु दोष बोलते हैं। दोष किसी कारण आया, एक बिंदु के कारण आया, एक परमाणु के कारण आया, एक अणु के कारण आया, एक स्टूडेंट के कारण आया। तो ये क्या होता है, बिंदु दोष। इसको समझने का एग्जाम, ये मतलब कंसेप्ट है, थोड़ा सा टेक्निक है। अब बोलता है कि रेखीय दोष क्या होता है, रेखीय दोष तो क्या होगा ना, आपके मतलब क्लास में जो बेंच पे 5 बेंच पे बच्चे जो बैठे हैं, इसमें क्या होगा, एक बेंच का व्यक्ति ना उठ जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तो एक पूरा बेंच यानी कि एक पूरा एक रो के चेंज होने से इरेगुलरिटी आया, अनियमितता आया, इसको क्या बोलेंगे, रेखीय दोष बोलेंगे। तो डिफिनेशन यही यहाँ पे बोलता है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के जालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति, पूरी रो के आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता, अनियमितता मतलब इरेगुलरिटी, रेखीय दोष कहलाता है। समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, एक में ऐसे ऐसे रो बना दिया, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, इसमें मतलब डिफेक्ट आ गया, तो ये पूरा एक रो के कारण आया ना, तो ये रो के कारण इसको क्या बोलेंगे, रेखीय दोष बोलेंगे। एक बिंदु के कारण आएगा, इसी बिंदु के कारण दूसरा बिंदु दोष हो जाएगा। छठा क्या बोलता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों। देखिए ये तो 10th वाला सवाल था भाई, 10th में हम लोग सवाल पढ़े थे ना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है, तो हम लोग तो ऐसे ही बोलते थे, बस रट लेते थे कि हाँ होता है ग्रेफाइट, ये नहीं होता है। लेकिन आपको 12th में एक रीजन समझ में आएगा क्यों नहीं होता है। ये जनरली दोस्तों ना सुचालक और कुचालक डिपेंड करता है किस, पता है आपको,
फ्री इलेक्ट्रॉन पे। एक बात अभी सब याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए, दुनिया में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ना फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। जनरली मेजर मेजर फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो संरचना जो होता है ना वो त्रिकोणीय होता है। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है दोस्तों वो त्रिकोणीय समतल होता है, मतलब इस तरीके से होता है आपका त्रिकोणीय, क्या होता है आपका समतल होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों ना आपका त्रिकोणीय समतल से दोस्तों क्या होता है वहां पे रीजन क्या होता है, इसमें जो एक कार्बन से ना 3 कार्बन जुड़े रहते हैं। तो आपको पता होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो बना नहीं, मतलब एक बॉन्ड नहीं बना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जब इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुरपाती करेगा। खुरपाती करेगा मतलब क्या करेगा, वो कक्षा में घूमेगा, और घूमेगा मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इसी कारण क्या होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। मैं यहाँ पे ही लिखा हूं कि ग्रेफाइट का संरचना त्रिकोणीय समतल होता है, जिससे कि एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, जबकि हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, जिससे कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और हीरा में नहीं होता है, जिससे कि ग्रेफाइट सुचालक है और हीरा कुचालक है। ठीक है, हीरा कुचालक क्यों पता चला, हीरा कुचालक इसलिए होगा उसमें 4 के चारों बॉन्ड बन गया, कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते 7वां नंबर क्या बोलता है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए इससे आपका दोनों में आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लियर। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर देखिए, अर्धचालक 2 तरह के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप होता है। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे डिफिनेशन में समझ आ जाएगा आपको। एन टाइप अर्धचालक तब बनता है ना जब हम लोग क्या करते हैं ना, पेंटावैलेंट पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं। आपको मैंने बताया था कि अशुद्धि को मिलाने से क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है। तो जब क्या करते हैं ना हम लोग अशुद्धि को जब मिलाते हैं एक निश्चित मात्रा में, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है ना, वैसा तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कौन कौन होता है पता आपको, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, क्या होता है, बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है। ये सब चीज को मिलाइएगा ना शुद्धि के रूप में तो आपका एन टाइप अर्धचालक बनता है। लेकिन जब ट्राइवैलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धि को मिलाइएगा ना, मिलाते हैं जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो वहां से क्या होता है ना, आपका पी टाइप का अर्धचालक बनता है। तो ये ट्राइवैलेंट में क्या होता है, नाना बाबा अंडे सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। इसमें क्या लगेगा आपका, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। इसमें दोस्तों क्या लगेगा, गैलियम, इंडियम, ये सब आपका पंच ऐसे यूज होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस मिला गया ना। देखिए इसका ट्रिक है, एन को पेंट कर देना है, एन को पेंट कर देना, पी को ट्राई करना है। एन को पेंट मतलब पेंटावैलेंट, पी को ट्राई मतलब ट्राइवैलेंट। सेकेंड नंबर, इसमें मेजर करंट वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए दोस्तों एन जो टाइप का अर्धचालक होते हैं ना, उसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब मेजर का मतलब होता है ना, अधिकांशतः मतलब जो धारा का जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन इसमें जो अधिकांशतः मतलब जो अधिकतर जो करंट फ्लो होता है ना पी टाइप में, वो होल्स के कारण होता है। होल्स समझते हैं, होल्स, होल्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, रिक्ति बोला जाता है, ठीक है। तो होल्स के कारण उसमें फ्लो होता है, जनरली होल्स ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये होल्स के कारण किसे फ्लो होता है, ये पी टाइप में। मेजर मतलब सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है आपका होल्स के कारण। लेकिन तो आप एन टाइप में देखिएगा ना, माइनर जो करंट फ्लो होता है ना वो होल्स के कारण होता है। इसमें माइनर करंट जो फ्लो होता है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। समझा, माइनर में जो समझा, माइनर का मतलब कम मत। देखिए अब ऐसा तो होता नहीं है कि पूरा का पूरा करंट का प्रवाह देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धचालक है। आपको पता होगा कि अर्धचालक क्या होता है, दोनों तरह का प्रवृत्ति दिखाता है, वो सुचालक भी कुचालक भी। तो इसमें क्या होगा, कुछ ज्यादातर जो करंट फ्लो होगा इंटर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, अब माइनर जो करंट फ्लो होगा वो होल्स के कारण होगा।
और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तीसरा क्या बोलता है, इसमें डोनर लेवल होता है। देखिए दोस्तों, जो एन टाइप का जो अर्धचालक होता है ना, ये डोनर होता है। डोनर का मतलब देने वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, आपको पता होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देता है। लेकिन तो ये क्या है, एक्सेप्टर होता है, ये एक्सेप्टर लेवल का होता है। ये समझे, कोई दिक्कत? तो ये सवाल है भाई, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री दोनों में आता है, बहुत बार आता है ये। और ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है, ये मानो तो है, ये ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 8वां नंबर, जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल सीट। तो क्रिस्टलीय जो जालक के प्रत्येक बिंदु, मैंने बताया था कि बिंदु का मतलब एक अणु होगा, एक परमाणु भी हो सकता है। तो क्रिस्टलीय जो जालक का प्रत्येक बिंदु होगा, एक अणु को, एक परमाणु को, एक आयन को दर्शाता है। और इसी के आधार पे ठोस बनते हैं। जैसे मान लीजिए जालक बिंदु पे अणु है, उसको बोलेंगे आणविक ठोस। यदि मान लो जालक बिंदु पे परमाणु, उसको बोलेंगे परमाणविक ठोस। यदि जालक बिंदु पर आयन है, उसको बोलेंगे आयनिक ठोस। समझे, दर्शाते, जिसे क्रिस्टलीय सीट या जालक बिंदु कहा जाता है। इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होता है, उसको बोला जाता है एकक कोशिका। समझे? देखिए दोस्तों, मैं बता, मेरा जहां तक डाटा है, ये चैप्टर जो है ना, मोस्टली बच्चों को वीक लगता है। क्यों? उनको कुछ पता नहीं चलता एकक कोशिका क्या है, जालक बिंदु क्या है। तो इस रीजन इसका पता क्या है, वो बच्चे ना अच्छे से बेसिक टर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक हम नहीं जानेंगे जालक बिंदु क्या है, मेजर करंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या, तो कुछ क्या पता चलेगा? सीधा सा नियम है, किसी चीज को जब तक एक क्रम के अनुसार नहीं किया जाता, उसमें मजा नहीं आता। तो मैं जहां तक एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने आपको अपने तरफ से 99% फुल्ली अब मैंने समझाने का प्रयास किया हूं। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी माइंड पे जोड़ दे, समझे। ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं समझ आया था छोड़ दिए। ये चैप्टर हार्ड है बाबू, ठीक है। ये 12th का है ना केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर हार्ड है, ठीक है। तो थोड़ा इसको टाइम ज्यादा दीजिए। और भाई बात जहां तक रहा सब्जेक्टिव सवाल आने का ना, तो जो ठोस चैप्टर है ना, उससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको पाई यही आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, एक कॉपी पे लिखे, प्रयास करें लिखने का। क्योंकि ये जब लिखिएगा तब आपको थोड़ा सा और ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। सब नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ना 8 सवाल लिया हूँ। 8 सवाल ऐसे मैं लिया नहीं हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ, टाइम भी लगा है ना। तो ये 8 सवाल को याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अब आगे जो सेकंड चैप्टर है उसका मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा, ठीक है। वो भी एग्जाम पॉइंट्स हो गए, तो उसका वेट करिए। और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका कर्तव्य बनता है लाइक और शेयर करना, मेरा कर्तव्य बनता है दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, है ना। तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके मित्रगण हैं वो भी सीखे, वो भी आगे बढ़े, ठीक है। अब ऐसे और भी वीडियो देखना है आपको, तो मेरे चैनल पे फ्री में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ज्ञानवर्धक वीडियोज है, आप जाइए ज्ञान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक बनिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।